हेलो दोस्तों, आप सभी का एलसीसी सॉल्यूशन हब के इस परिवार में भरपूर स्वागत है। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। आज से आपकी सारी क्लासें लाइव चला करेंगे। उस लाइव क्लास का शेड्यूल हम एक बार आपके लिए जारी कर देंगे। उसके हिसाब से आप सभी लोग अपनी अपनी क्लास की लाइव क्लासें आसानी से देख सकते हो। आज दोस्तों, आजकल हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का साइंस विज्ञान पढ़ रहे हैं हम सभी लोग, जहाँ हम अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश का हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर रखा है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा उसका वीडियो भी देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम ये समझेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं और कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपनी इस क्लास को। यहाँ आज हमारा पहला टॉपिक होगा जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो। आप देखो, ये आपके सामने एक अवतल दर्पण बना है। इस अवतल दर्पण के लिए एक वस्तु को हमने अनंत पर रखा है। इस अनंत पर रखी वस्तु का इस अवतल दर्पण के लिए क्या इमेज बनने वाला है, क्या प्रतिबिंब बनेगा, इसका हम पूरा वर्णन करेंगे, वो भी डायग्राम के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए और उनको भी बुला लीजिए कि हाँ सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप आके फटाफट जुड़ जाइए। कि हम इस वस्तु को, मान लिया वस्तु ओ डैश है, इस वस्तु को अनंत पर रखा है, तो अनंत से दो प्रकार की प्रकाश की किरणें आएंगी और वो दो प्रकार के प्रकाश की किरणें, पहली प्रकाश की किरण आपकी इस फोकस से होकर गुजरेगी और जाके सीधा इस दर्पण से टकराएगी। तो आपको पता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब फोकस से होकर के गुजरती है और दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात ये आपका मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात इस दिशा में वो मूव कर जाएगी। जबकि दूसरी यदि प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो सीधा जाके इसको यहाँ काट देती है। और आपका रूल कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण यदि इस प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरता है, अर्थात इस माध्यम से नीचे की ओर जाता है, तो पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो हमने भी ऐसे एक लाइन वापस करके लौटा दिया है। तो आप देखो, इन दोनों प्रकाश की किरणों ने यहाँ पर काटा है, तो इसको हम बोल लेते हैं कि ये हमारा बिंदु है क्या, आई डैश, और इसको हम आसानी से मिला। देखो कि यहाँ इन दोनों के बीच में एक एरो बना दिया है। हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण इस फोकस से होकर गुजारा, जबकि दूसरा प्रकाश का किरण इस सी से होकर के गुजारा, वक्रता केंद्र से होकर के गुजारा। तो दोनों प्रकाश की किरणें इस आई बिंदु पर मिल गई हैं, तो हमने भी इसको इसके नीचे की ओर दिखा दिया। तो जब अब हम देखो प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, ये जो लाइन हमने खींचा है नीचे की दिशा में, यही आपका कहलाता है इमेज, प्रतिबिंब। किसका, उस वस्तु का जो वस्तु आपने अनंत पर रखी थी। तो जब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, इस फोकस पर बना। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, आपने पढ़ा होगा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। जहाँ वास्तविक का मतलब आपने समझा था हकीकत में मिलती हुई नजर आए। तो आप देखो यहाँ हकीकत में वास्तव में मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, पहली बात तो ये कि वो वास्तविक बनेगा। हो गई बात क्लियर, क्योंकि 100% मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अच्छा, आप देखो वस्तु तो ऊपर की ओर है जबकि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। अब देखो वस्तु ऊपर की ओर है जबकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे की ओर, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना। अब आप देखो कि वस्तु को तो हमने अनंत पर रखा है, तो अनंत पर रखी वस्तु तो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इमेज कितना बड़ा बना। इमेज तो आप बताओ, वस्तु और इमेज दोनों में से कौन बड़ा है। आप ऐसे बोलोगे जनरली कि हाँ सर वस्तु बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तथा वस्तु की तुलना में ये इमेज छोटा है, इसलिए आप कह सकते हो कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि जब आप वस्तु अनंत पर रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस बात की हो गई पुष्टि। तो चलिए हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा और वक्रता केंद्र के साथ साथ में अनंत पर रखा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया, तो देखते हैं कि इस स्थिति में क्या होने वाला है।
आप देखो ये वस्तु है O डैश, तो हम बोले कि इसको ये वक्रता केंद्र है और ये आपका अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया। तो एक प्रकाश की किरण आपकी यहाँ से चलेगी जो जाके इस दर्पण से सीधा टकराएगी। तो आपने पढ़ा है प्रतिबिंब बनने का नियम में कि यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो फोकस से होकर के गुजरती है। तो आप ऐसे कर लोगे कि वो फोकस से होकर के गुजर गई। समझ रहे हैं आप? ये आपका मुख्य अक्ष है, आप यहाँ पर लिख सकते हो ये आपका मुख्य अक्ष है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चले तो वो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से गुजर गई, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो जाके इस दर्पण से टकराएगी। आपकी प्रकाश की किरण तो नीचे की ओर आ रही थी, गई इस वक्रता केंद्र से टकराई और टकरा करके पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी दिशा में वो वापस लौट जाती है। तो आप देखो इन दोनों प्रकाश की किरणों का कटान यहाँ हुआ था, तो आप इसका नाम दे दोगे क्या? आई डैश, और इसको नीचे की दिशा में आप क्या कर दोगे? मिला दोगे। क्या कर दोगे? मिला दोगे। और यहाँ इसका नाम दे दोगे क्या? आई। हम आई ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आई फॉर इमेज, इमेज को हिंदी में कहते हो क्या? प्रतिबिंब। आप इमेज को हिंदी में क्या कहते हो? प्रतिबिंब कहते हो। तो आप देखो कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और जब वस्तु को रखा, क्या कह सकते हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आप खुद ही बताओ कैसा बनता है। अब देखो ये वास्तव में मिल गई तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कि इसका प्रतिबिंब बना वास्तविक। इसका प्रतिबिंब कैसा बना दोस्तों? वास्तविक बन गया। अब आप देखो एक बार फिर से वस्तु ऊपर की दिशा में है जबकि प्रतिबिंब नीचे की दिशा में, तो एक ऊपर और एक नीचे, उल्टा बना तो वास्तविक बना, वास्तविक के साथ साथ में उल्टा बना। और तीसरी शर्त क्या कह सकते हो आप? वस्तु तो इतना बड़ा है जबकि ये प्रतिबिंब तो छोटा सा है, तो आप कह सकते हो कि वस्तु से छोटा तथा कहाँ बन रहा है? तो ये आपका वक्रता केंद्र है जबकि ये मुख्य फोकस है। तो आप देखो ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस दोनों के बीच में बन रहा है, तो आप कह सकते हो तथा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। आपने देखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा तो वस्तु बना कैसा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बना है। हमारा तीसरा टॉपिक है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए तो क्या होगा? आप ध्यान से सुनो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए तो क्या होने वाला है, तो आप उसको ध्यान से देखो। फिर से यहाँ से एक प्रकाश की किरण होकर के निकलेगी और वो जाएगी इस मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब आप खुद ही बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें चलती हैं तो इस दर्पण से टकरा करके इस फोकस से होकर के वापस से गुजर जाती हैं। हमने ऐसे इसको नीचे की ओर कर दिया। जबकि दूसरी प्रकाश की किरण आपका यहाँ से निकलेगी और वो फोकस से होकर के जाएगी दर्पण के पास में, तो इससे परावर्तित होने के बाद वो सीधा सीधा आपका इस यहाँ से जाकर के वापस चली जाएगी। दो रूल आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यदि इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो टकरा करके फोकस से होकर के गुजरी है, जबकि दूसरा रूल क्या है? यदि फोकस से होकर के गुजरे तो वो सीधा इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देखो कि इन दोनों प्रकाश की किरणों ने इसी बिंदु पर ऐसे नीचे की ओर काटा है, तो हमने इसको यहाँ पे मिला दिया और मिला दिया तो नाम दे दिया आई डैश, और यहाँ इस बिंदु को आप बोल लिए क्या? आई। तो आप देखो कि जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हो, क्या कह सकते हो? जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, आप खुद ही बताओगे उसका प्रतिबिंब। अब बताओ उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बना है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? नीचे की दिशा में, मतलब उल्टा बना है। ठीक बना हुआ है हकीकत में तो वास्तविक बना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना? आप लिख सकते हो उसका प्रतिबिंब बना वास्तविक। नीचे की दिशा में बना है तो क्या लिख सकते हो?
उल्टा। देखो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो आप कह सकते हो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आपने ये क्या लिया, तथा। अब देखो ये जो दोनों जाके मिल रहे हैं इस सी पर, सी को क्या कहते हो, वक्रता केंद्र, तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें तो एक प्रकाश की किरण इसके समांतर चली तो टकरा करके पुनः एफ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण इस फोकस से गुजरी तो इसके समांतर हो गई और ये दोनों किरणें जाके मिल गई इस सी पर। तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का जो वक्रता केंद्र पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। जबकि आप देख सकते हो नीचे बना तो आप उल्टा कह सकते हो, हकीकत में बना है तो वास्तविक कह सकते हो, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा इमेज है तो आप कह सकते हो कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है। तो हमने इस अभी तक के लेक्चर में देखा कि 3 प्रकार से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। आप कह सकते हो कि जब वस्तु को हम इस वक्रता केंद्र तथा इस मुख्य फोकस के बीच में रखें, अर्थात एक वस्तु यहाँ रखी हुई है, आप ऐसे देख सकते हो एक वस्तु यहाँ हमने रख दिया है O और O डैश। O क्यों रखते हैं, क्योंकि वस्तु O मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है। तो इस वस्तु से पहली प्रकाश की किरण यदि दर्पण पर चलती है तो आपको पता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो सीधा परावर्तित होकर के इस फोकस से होकर के नीचे की ओर गुजर जाती हैं। जबकि दूसरी प्रकाश की किरण यदि इसी फोकस से होकर के गुजरे, ये इसी फोकस से होकर के गुजरती है नीचे की दिशा में, तो इससे टकरा करके पुनः वापस लौटेगी और वापस लौट करके इधर जाके मिलती है, इस दिशा में जाकर के मिल गई। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों किरणों ने यहाँ जाके एक दूसरे को काटा है, अर्थात आप कह सकते हो कि यहाँ जाके ये ऐसे मिल चुकी हैं। तो जहाँ ये मिलती हैं उसको नाम दे देते हैं आई और क्या, आई डैश, और यही इस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि जब वस्तु, लिख सकते हो ऐसे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, अब देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक तो हकीकत में मिला वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नीचे की दिशा में बना है तो आप कह सकते हो क्या, इसको उल्टा। दूसरी बात, वस्तु देखो आप कंपेयर करके देख लो, आप वस्तु को हमने इतना छोटा रखा जबकि प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो आप कह सकते हो कि वस्तु से बड़ा। और आप देखो कि ये आपका वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र के भी बाहर बना है, अर्थात ये बाहर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, अर्थात कह सकते हो कि और वक्रता केंद्र तथा अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। अब आप देखो आप वस्तु को कहाँ रखोगे, इसके मुख्य फोकस पर रखोगे, अर्थात वस्तु को हम यदि यहाँ रख देते हैं, अब यदि हमने वस्तु को यहाँ रख दिया तो आप इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दे दीजिए O डैश। तो जो आपकी पहली प्रकाश की किरण इससे चलेगी तो वो पहली प्रकाश की किरण तो आकर के इसके फोकस से होकर के ऐसे गुजर जाएगी, प्रकाश की किरण ऐसे चली और ये टकरा करके पुनः इसके फोकस से होकर के गुजर गई। जबकि दूसरी प्रकाश की किरण आपकी चलेगी इस दर्पण पर इधर की दिशा में और पुनः टकरा करके ये वापस आएगी और वापस आते आते इसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाएगी, इसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजर गई। तो आप देखो कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उससे प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो फोकस से होकर के गुजर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से ऊपर की ओर चलती है और पुनः वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हो गई, अर्थात कहीं ना कहीं नीचे जाके अनंत पर मिल जाएंगी। नीचे अनंत पर मिल जाने का मतलब क्या है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब
वास्तविक, नीचे की दिशा में बना है तो उल्टा। और आप देखो वस्तु छोटा सा है, यदि नीचे जाके मिलेगा तो कितना बड़ा, सपोज करो कि इसको लाके मैं यहाँ मिला देता हूँ और इसको आगे की ओर बढ़ा दूँ तो ये तो इतना बड़ा बन जाएगा, अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और बनेगा कहाँ, ये कहीं न कहीं जाके अनंत पर मिलेंगी, तो आप कह सकते हो वस्तु से बहुत बड़ा तथा कहाँ बनते हैं, अनंत पर बनता है। आप कह सकते हो क्या, अनंत पर बनता है। तो हमने देखा जब वस्तु को फोकस, मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। हमारा अंतिम पॉइंट है इस अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए। कहाँ रखेंगे हम, ये तो आपका ध्रुव है, ये P, और ये आपका मुख्य फोकस है, इसके बीच में हमें एक वस्तु रखनी है, तो आप रख दो यहाँ पर एक वस्तु O, और क्या रख दिया, O डैश रख दिया। तो आप बताओ यहाँ से यदि ये प्रकाश की किरण चलती है तो ये टकरा करके पुनः फोकस से होकर के गुजर जाएगी, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण यदि ऐसे चलती है तो वो जा कर के इस C से होकर के निकल जाएगी। तो आप ज़रा बताओ, ये दोनों किरणें, एक किरण ऊपर की ओर जा रही है, एक किरण नीचे की ओर जा रही है, ये तो ऐसे हो गई है ना, तो फिर ये जाकर कहीं वापस तो मिलेगी नहीं, ये तो ऐसी चलती चली जाएंगी, इनके बीच में दूरी बढ़ता चला जाएगा। तो इसको मिलाने के लिए अब ये नीचे कहीं इस दिशा में नहीं मिलेंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मिलाने के लिए इसके दाहिने साइड में एक डॉटेड लाइन, मुख्य अक्ष को डॉटेड डॉटेड करके आगे की दिशा में बढ़ा देते हैं, और यदि इन प्रकाश की किरणों को पीछे की दिशा में ऐसे बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि ये दोनों जाके इस बिंदु पर मिल जाती हैं, और इस बिंदु पर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होने लगती हैं। तो हम इसको नीचे की दिशा में एरो दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट आई हो गया है। तो देखोगे इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन तो रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं बन रहा है, ये पीछे की दिशा में हम खुद से ले जाकर के मिला रहे हैं, खुद से ले जाकर के मिला रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है आप बताओ, इसमें क्या है, इसमें वास्तव में मिल गया, लेकिन यहाँ आपका क्या हो पा रहा है, यहाँ वास्तव में मिल नहीं रहा है, हम ले जाकर के इसको आभास के तौर पर मिला रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, आप देखो पीछे की ओर बना है, पीछे की ओर बना है, लेकिन मिलता हुआ बस बना नहीं, हकीकत में हम बस आभास कर रहे हैं। तो इस लिख सकते हो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और दूसरी स्थिति क्या लिख सकते हो आप, इस वस्तु का आभासी बन रहा है, और फिर कह सकते हो वस्तु इतना सा छोटा है लेकिन ये बड़ा है, आभासी वस्तु से बड़ा। और देखो ऊपर की दिशा में वस्तु, ये वस्तु ऊपर की दिशा में, ये उधर की दिशा में, तो आप कह सकते हो इसको क्या है, ये सीधा तथा दर्पण के पीछे। अब बताओ, आप पीछे तो कलई कर दियो, पीछे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिबिंब पीछे की ओर बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में ये सीखा है कि प्रतिबिंब की 6 स्थितियां होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दूरी मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सवाल के दृष्टिकोण से, या फिर हमेशा इंपॉर्टेंट सा रहा है। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसमें एक शब्द जुड़ा है निर्देशांक ज्यामिति। आप निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है, 8वीं में भी थोड़ा बहुत दिया होता है, तो आप उसको भी अध्ययन किए हो, उसी के हिसाब से हम इसकी चिन्ह परिपाटी तैयार करेंगे। अब देखो इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले ये एक दर्पण है, हम लिख देते हैं ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो पहला इसका कुछ पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं कि इस मुख्य, आप बताओ निर्देशांक ज्यामिति में आप क्या पढ़ते हो, आपके 2 अक्ष होते हैं, आप ले लेते हो इसको x और इसको x डैश, जबकि इसको y और इसको क्या ले लेते हो, y डैश ले लेते हो। तो जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हो, इसको आप x अक्ष लेते हो, इसको y अक्ष लेते हो, तो ठीक वैसे ही इस मुख्य अक्ष को भी हम x अक्ष मान लेते हैं। तो पहली बात आपकी क्या हो गई कि मुख्य अक्ष को x अक्ष मान लिया जाता है। अब दूसरी बार
दूसरी बात, ये आपका दर्पण है, जबकि आप देख सकते हो इस मुख्य अक्ष पर ये y अक्ष का काम करता है। ठीक वैसे ही अब ये तो आपका x अक्ष हो गया, तो ये दर्पण आपका y अक्ष का काम करता है। इसी में आप कह सकते हो कि दर्पण को y अक्ष लिया जाता है। आपकी ये पहली पॉइंट कंप्लीट हो गई है। अब आप कोई भी दूरी मापोगे तो ये आपका, अब इस कटान बिंदु को क्या कहते हैं आप बता सकते हो? इसको हम सभी लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो ठीक जैसे ये मूल बिंदु होता है वैसे ही इस दर्पण पर इस बिंदु P को मूल बिंदु माना जाता है। और P इसको क्या कहते हो आप? इसको आप ध्रुव कहते हो, ध्रुव। ये आपका ध्रुव हो गया। तो कह सकते हो दूसरा पॉइंट कि ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। अब आपका हो गया है काम। अब बताओ, इस मुख्य अक्ष को x अक्ष मान सकते हो, इस दर्पण को क्या मान सकते हो? y अक्ष, इस बिंदु P को क्या मान सकते हो? मूल बिंदु। अब आप बताओ, आप यदि इस पूरे y अक्ष के दाहिने साइड की ओर जाते हो तो वैल्यू धनात्मक लेते हो, जबकि बाईं साइड में आते हो तो ऋणात्मक लेते हो। ऊपर की दिशा में जाते हो तो वैल्यू धनात्मक और नीचे की दिशा में जाते हो तो वैल्यू ऋणात्मक लेते हो। वैसे ही इस ध्रुव से, ध्यान रखिएगा, इस ध्रुव से बाईं साइड में आने पर यदि यहाँ नेगेटिव ले रहे हो तो इस दिशा में बाईं साइड में भी आने पर वैल्यू ऋणात्मक ली जाती है, जबकि इस ध्रुव से दाएं साइड में जाने पर वैल्यू धनात्मक ली जाती है। इस ध्रुव से ऊपर की ओर जाने पर वैल्यू धनात्मक, जबकि नीचे की ओर जाने पर वैल्यू ऋणात्मक ली जाती है। आप पॉइंट में लिख सकते हो कि ध्रुव से ऊपर क्या लिया जाता है? ध्रुव से ऊपर की दूरी, दर्पण से ऊपर की दूरी धनात्मक, जबकि नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अब हम ये देखें कि इस ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो आप कह सकते हो कि ध्रुव के दाईं ओर की दूरी कैसी? धनात्मक। दाईं ओर की दूरी धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप कह सकते हो, आप देखो ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए आपको पता है कि ये आपका फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। तो आपके उत्तल दर्पण के लिए आप ध्यान रखना, हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए। आप बताओ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे हाँ सर, फोकस दूरी कहा जाता है। तो आप बताओ, इसको आपने मान लिया y अक्ष, इस y अक्ष से बाईं ओर है फोकस दूरी, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है इस दर्पण से बाईं ओर है, अर्थात आप कह सकते हो कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी इधर की दिशा में ऋणात्मक होती है। तो आप कह सकते हो कि ऋणात्मक होती है। आप कह सकते हो क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। आप बता लो, टिक कर लीजिएगा, इसको हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। आप ये कह सकते हो, अब बताओ, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाहिने ओर होती है, दाहिने ओर, तो आप कह सकते हो कि उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है,
6 स्थितियाँ उसकी समझी हैं। उसके बाद हमने टॉपिक लगाया था दूरी मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, और इस चिन्ह परिपाटी में हमने ये समझा है कि मुख्य अक्ष को x अक्ष मान लिया जाता है, जबकि इस दर्पण को y अक्ष मान लिया जाता है, और इसके ध्रुव को क्या ले लिया जाता है, मूल बिंदु लिया जाता है। जैसे इस निर्देशांक ज्यामिति में ऊपर की ओर धनात्मक, तो वैसे ही ध्रुव से ऊपर की दूरी धनात्मक, जैसे यहाँ पे नीचे ऋणात्मक लिया जाता है वैसे ही नीचे की ओर ऋणात्मक, बाईं साइड की दूरी, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, जबकि दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है। हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा देते हैं तो आपके लिए हम 2 बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाले हैं। जैसे ही हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बिल्कुल फ्री क्लास मैथ के लिए, और उसके साथ साथ में हम इंग्लिश की क्लास आपके लिए फ्री देने वाले हैं। तो आप अभी तक मिलते हैं, हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।